सो हेलो कैसे लोग, तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग फाइनली बात करने वाला है नाटा के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में कि भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो और नाटा ने इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में चेंजेस करी हैं। और आज की वीडियो के अंदर मेनली हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और बात करेंगे कुछ सिलेबस के बारे में। वैसे टेंशन ना लो, सिलेबस के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा मैं कि क्या क्या डिटेल में बात करेंगे सिलेबस हर एक टॉपिक के ऊपर। पर आज की वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ और मोस्टली आप में से अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया होगा क्योंकि आप लोग वेट भी कर रहे थे कि भैया हाँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बता दो कि जिसको हमको ध्यान रखनी हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं नाटा के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी पर लेकिन पूरी देखना, बहुत काम की वीडियो। ठीक है, छोटी मोटी चीजों के बारे में सबके बारे में डिस्कस करते हैं ना। स्टार्ट करते हैं यार। तो चलते अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आप आराम से एकदम बैठ जाओ दिल थाम कर और ढंग से बस देखते जाओ सुनते जाओ। और हाँ, अगर कुछ हो सके इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसको लिखते चलना कॉपी के अंदर। ठीक है, ताकि आपको फिर से दोबारा वीडियो को देखने ना पड़े, खोल लेना पड़े। ठीक है, और अगर फिर से देखना चाहते हो तो देख लेना, अच्छी बात है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलते अपनी स्क्रीन के ऊपर है ना। तो यार देखो आगे हम स्क्रीन के ऊपर जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले आपको फ्रंट पेज दिख जाता है। इसके अंदर ऐसा कोई खास नहीं है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, ये कुछ कंटेंट है, पेज नंबर लिखा हुआ है, ये तो आपको पता चल ही रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या है नाटा। जैसे हम जानते हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि हमारे पास नाटा एग्जाम कंडक्ट करवाती है, गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था अंडर एक्ट 1972 के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन जनरल है, इसके बारे में हम जनता बात नहीं करेंगे। हम चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि अबाउट नाटा कि क्या है नाटा। नाटा कुल मिलाकर बात करते हैं, मोटा मोटा देख लेते हैं कि हम वैसे जानते ही हैं नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर इज बीइंग कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर सिंस 2006। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज लिखी जो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है और सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलेशन 1983 यार मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन निकाले गए हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है गैजेट ऑफ इंडिया में, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है these regulation prescribe that candidate needs to qualify an aptitude test in architecture conducted by Council of Architecture for admission to the architecture degree course। ये कंफ्यूजन सेम लास्ट ईयर भी हुआ था कि 2020 के अंदर बिफोर लास्ट ईयर यहाँ पर एक नाटा ने बहुत बड़ा गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर एक मिनिमम आर्किटेक्चर एजुकेशन एक रेगुलेशन निकाले गए थे कि नाटा इस बार से कंपल्सरी हो जाएगा। पर लेकिन लास्ट ईयर जो बात करते हैं इतना कन्फ्यूजन हुआ था कि फाइनली जो है एक था कि बहुत बड़ा ब्लंडर था कि IIT NIT SP कॉलेजेस के अंदर भी नाटा कंपल्सरी होगा पर लेकिन फाइनली लास्ट में नहीं हुआ। ओनली वहां पर JEE पेपर 2 के ऊपर ही एडमिशन हुआ, जितने भी NIT SP और IIT कॉलेजेस है वहां पर भी। ठीक है, और जैसे हम बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लाम में JMI, उसके अंदर भी JEE पेपर 2 के ऊपर ही एडमिशन हुआ, नाटा वहां पर नहीं लिया गया। बाकी जितने भी कॉलेजेस है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गए, बाकी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर नाटा कंपल्सरी था, पर लेकिन किसी में था किसी में नहीं था। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग अब कुछ पक्का बोल नहीं सकते 100% कि इस साल किसमें कंपल्सरी होगा या किसमें कंपल्सरी नहीं होगा। पर लेकिन हाँ 99% प्रोबेबिलिटी यही है कि NIT SP और IIT के अंदर नाटा कंपल्सरी नहीं होता है, मतलब नाटा का स्कोर वहां पर नहीं मांगते, ओनली JEE मेंस पेपर 2 के ऊपर वहां पे एडमिशन होता है। ठीक है, पर लेकिन अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं, सेफ साइड रहना चाहते हैं तो एटलीस्ट हम एक नाटा का टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, ताकि हम सेफ जोन में रहें। ठीक है, खैर हम बात करते आगे बढ़ते हैं क्या क्या इसके अंदर लिखा है। उसका इसने लिखा है कि यार नाटा के बारे में BR के बारे में कुछ लिखा है कि BR डिग्री कोर्स होता है, ये सब कुछ है। उसके देखो इसने डार्क में कुछ लिखा है कि नाटा 2022 विल बी कंडक्टेड एज कंप्रेहेंसिव कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर बहुत बड़ी पहली चीज। दूसरी चीज कि नाटा ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, CBT जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और नाटा का जो एग्जाम होता है ना हमको सेंटर के ऊपर जाकर देना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया कि नाटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो क्या हम इसको घर से बैठ कर नहीं दे सकते। तो घर से बैठ कर दे सकते होते तो फिर तो नाटा का एग्जाम ही क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर आपको सिटी सेंटर अलॉट किया जाएगा, तो सेंटर के ऊपर जाकर आपको एग्जाम देना होगा। ये सेंटर कहाँ पर, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसके अंदर आपको सेंटर भी फिल करना होगा, अपने अकॉर्डिंग उसको प्रेफरेंस देना होगा। ठीक है, 2-3 सेंटर चूज करने होंगे। नेक्स्ट जो इसने लिखा है वो ये कि अनलाइक एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाटा इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट दैट असेस द कैंडिडेट इनएबिलिटी एबिलिटी वगैरह वगैरह लिखा है कि बोला नाटा क्या है, एक एग्जाम दूसरे एग्जाम की तरह नहीं है जो कि थ्योरेटिकल नहीं। नाटा बोलते हैं कि आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस करता है, आपको चेक करता है। ठीक है, अंदरूनी पावर कितनी है, आप क्षमता कितनी है। ठीक है ना, तो ये सब चीज लिखा है, तो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बारे में कुछ और लिखा है कि नाटा के अंदर मेजर ऑफ एप्टीट्यूड ऑफ एप्लीकेंट फील्ड ऑफ स्टडी आर्किटेक्चर थ्रू असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स पर्सपेक्टिव एस्थेटिक सेंसिटिव वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखो आगे बढ़ने से पहले इसकी लास्ट लाइन देखो, द टेस्ट देखो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटीज वगैरह वगैरह करके लिखा है। देखो इन द एकेडमिक सेशन 2022-2023 थ्राइस दिस ईयर, इस बार नाटा 3 बार हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टेस्ट कुल मिला कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ठीक है, हमको पता है
हमको पता चल ही गया था, ये आपको अपडेट मिल ही गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि द टेस्ट शैल बी कनेक्टेड ऑन डिफरेंट डेट्स एज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर अप टू 3 नाटा टेस्ट। लास्ट ईयर हुआ था नाटा के अंदर जो 3 एग्जाम हुए थे उसके अंदर से आप कुल मिलाकर मैक्सिमम 2 के अंदर अटेम्प्ट हो सकते थे, पर लेकिन इस बार से नाटा ने क्या किया, आपको तीनों अटेम्प्ट के अंदर आप तीनों टेस्ट के अंदर अपीयर हो सकते हो। ठीक है, अभी जो अप्लाई करोगे आप तो तीनों टेस्ट के अंदर आप कितने भी टेस्ट में अप्लाई कर सकते हो, ये भी हम आगे बात भी करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 चांस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आप जो इसमें बोला है वो ये कि इन सच कैंडिडेट अपीयर फॉर 2 टेस्ट बेस्ट ऑफ 2 स्कोर शैल बी वैलिड। इसमें बोला है कि अगर 2 टेस्ट देते हो तो आप में से 2 में से जिसका स्कोर अच्छा होगा वो आपके एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर आप 3 टेस्ट देते हो तो इसके अंदर जिस 2 टेस्ट में आपका हाईएस्ट स्कोर होगा उन दोनों का एवरेज स्कोर आपके एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। ये नया रूल नाटा ने निकाला है इस बार। क्लियर ना तक? ये रूल हमारे फिर से आगे रिपीट होगा जब हम आगे फिर से बात कर लेंगे, अभी के लिए ठीक है। चलते हैं यार, नेक्स्ट जो हमारे पास से पहला नंबर वो है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, कि भैया क्या एग्जामिनेशन का शेड्यूल रहने वाला है वो देखते हैं। कुल मिलाकर हम जानते हैं नाटक के 3 टेस्ट होने वाले हैं। तो उसके अंदर पहला टेस्ट जो वो 12 जून को है, सेकंड टेस्ट जुलाई 3 को है और थर्ड टेस्ट जुलाई 24 को है। ठीक है, ये तो हमको पता चली गया अब तक। उसके बाद इसने इसके जस्ट ऊपर अगर देखें पैराग्राफ में तो इसने लिखा है, देखो द कैंडिडेट शैल बी कनेक्टेड एग्जामिनेशन शैल बी कनेक्टेड इन 2 सेशंस। इस बार जो एग्जाम है ना वो 2 सेशन में हो रहा है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। द कैंडिडेट नीड्स टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर सेशन एंड सिटी ऑफ एग्जामिनेशन व्हाइल रजिस्टरिंग एट नाटा पोर्टल। इसने ये बोला है कि अभी जब हम अप्लाई करने वाले हैं ना तो इस अप्लाई करने के अंदर आपको एक तो सिटी सेंटर अलॉट करना होगा, मतलब जहां पर आप जाके एग्जाम दोगे वो सिटी आपको प्रेफरेंस के लिए चूज करनी होगी, और उसके साथ साथ आपको ये चूज करना होगा कि नाटक का जो एग्जाम है इस बार 2 सेशन में हो रहा है। नाटक का फर्स्ट टेस्ट है उसके 2 शिफ्ट होगी, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट, या फिर बात करते हैं आफ्टरनून वाली शिफ्ट। तो हमारी प्रेफरेंस के ऊपर किसको हम चूज करना चाहते हैं, आप मॉर्निंग वाली शिफ्ट में जाना चाहते हो या आफ्टरनून इवनिंग वाली शिफ्ट में जाना चाहते हो, ये भी हमको चूज करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। तो भैया हम कौन सी लें, हम मॉर्निंग वाली लें या इवनिंग वाली लें? तो जहां तक मेरी मानो अगर मैं इस जगह होता तो मैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देता। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के अंदर जो टाइम है वो 10 से लेकर बने और 10 से लेकर 1 बजे तक हम थोड़े एक्टिव होते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं तो 2-3 बजे के बाद यार थोड़ा थोड़ा नींद आने लग जाती है, थोड़ा लेजीनेस होता है, क्योंकि हम गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी के अंदर फिर पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, तो एग्जाम में ध्यान कम लगता है। तो ट्राई करेंगे मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट नंबर 1 है उसको पहले प्रेफरेंस देंगे फॉर्म को फिल करते समय। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी, बाकी मैं होता तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट को ही ज्यादा प्रेफरेंस देता। उसके बाद इसने एक और चीज लिखी है, पर लेकिन अगर द सेशन ड्यूरिंग कैंडिडेट विल टेक टेस्ट है, जो भी कुछ होगा, जो डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन अलॉटिंग टेस्ट सेंटर एंड सेशन शैल बी फाइनल। मतलब जो काउंसिल के बाद जो वो उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग फाइनल करेंगी कौन सा सेशन और कौन सा टेस्ट सेंटर किसको अलॉट करना है, जो फाइनल होगा। ठीक है, पर लेकिन हमको प्रेफरेंस के अंदर फिल करना होगा, ये चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं डेट एंड टाइम की बात करते हैं तो हमको पता है सेशन नंबर 1 जो सुबह वो सुबह होगा मॉर्निंग में 10 AM से लेकर 1 PM तक। ठीक है, जो कि हमको प्रेफरेंस देना है। और सेशन नंबर 2 जो होगा वो होगा 2:30 PM से लेकर 5:30 PM तक। तो अगर कोई ऐसा है जिसको मॉर्निंग में कुछ काम अर्जेंट है तो वो दिन में भी दे सकता है, पर लेकिन अर्जेंट काम तो किसी को होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे पूछेंगे कि भैया क्या अगर हम इवनिंग का भरते हैं, इवनिंग वाले को प्रेफरेंस देते तो क्या हमको मॉर्निंग में 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ने का? तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरे साल जो आपने पढ़ा है, अभी जो आप मेहनत कर रहे हो वो वाला रिजल्ट मिलेगा। लास्ट के 3 घंटे का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, और लास्ट के 3 घंटे में पढ़ना भी नहीं होता। ठीक है, जो एग्जाम का दिन होता है ना उसके अंदर हमको इतना पढ़ना नहीं होता, उसके अंदर सुबह सुबह थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, बहुत है। ठीक है, वैसे लास्ट के एग्जाम के दिन से पहले स्ट्रेटेजी वाली कुछ टिप्स के ऊपर भी वीडियोज आएगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी हम बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, फिर से पॉइंट के ऊपर आता है। ठीक है, उसके बाद बोला कि कुल मिलाकर 125 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और मार्क्स जो होगा कुल मिलाकर 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि लास्ट ईयर का सेम है, सेम लास्ट ईयर भी यही था। ठीक है, उसके बाद बोला कि आपको सेकंड टेस्ट 3 जुलाई को, थर्ड टेस्ट 24 जुलाई को, जो कि हमको पता है। नेक्स्ट आते हैं यार सिलेबस के ऊपर। भैया अब देखो सिलेबस, आउटलाइन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो सिलेबस की जब मैं बात करता हूँ तो एक लाइन में बोलूँ तो बिल्कुल जो लास्ट ईयर का सिलेबस था वही वाला सिलेबस इस बार भी रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, पर लेकिन सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिलेगी। पर लेकिन हाँ, अभी जो आपके पास डिटेल वीडियो लेकर आएंगे सिलेबस की उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर उस सिलेबस से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, इसने लिखा है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, MCQ क्वेश्चन भी आते हैं। उसका इसने लिखा है कि आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन MSQ भी पूछता है। उसका इसने लिखा है प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं PCQ, प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चन, ये भी आते हैं। उसका इसने लिखा है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन सब तरह के पूछे जाते हैं। तो भैया किस टाइप के क्वेश्चन कितने तरह के आते हैं बता दो, तो बिल्कुल इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी, नो टेंशन। उसके बाद बात करते हैं कि कैरी 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। देखो कुल मिलाकर 1 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स नहीं, मेन चीज होता है सिलेबस तो भली ठीक है, 1-2 टॉपिक यहाँ पर फिक्स है, पर लेकिन पैटर्न फिक्स नहीं, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स आएगा यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कुल मिलाकर एग्जाम होगा वो 180 मिनट्स का होगा, ठीक है, मतलब 3 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद हमारे पास जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही होगा। उसके बाद इसने एक और चीज़ लिखी है कि सम क्वेश्चंस मे बी इन रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो। अगर आपने ध्यान दिया हो तो लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आ गया था, वो क्वेश्चन ऐसा था कि उसके अंदर ऑप्शन के अंदर अलग अलग तरह की लैंग्वेज थी, मलयालम भी आ गई, उर्दू भी आ गई। अरे यार, तो किसी को अगर लैंग्वेज नहीं आती हो तो वो बेचारा क्वेश्चन कैसे करेगा? तो यार ये तो बहुत गलत है। तो ये नाटा ने थोड़ा अटपटा क्वेश्चन डाल दिया था, रीजनल लैंग्वेज उस ऑप्शन के अंदर पुट कर दी। तो किसी को अगर कुछ लैंग्वेज आती नहीं हो तो वो पढ़ेगा कैसे उस लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं नाटक में, तो इसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसको छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद चलते हैं कुछ यहाँ पर टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं नाटक की एप्टीट्यूड की, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा वो यहाँ पर आएगा। पहला आएगा ड्रामेटिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आएगा टेस्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग यूजिंग डायग्राम्स एंड सिनेरियोस। अलग अलग तरह के डायग्राम्स और सिनेरियोस के अंदर आपको क्रिएट कर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आपकी एबिलिटी चेक की जाएगी। इसके ऊपर सब में डिटेल में बात करेंगे, एक बार अपन मेनली पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको आएगी न्यूमेरिकल रीजनिंग, ठीक है, मतलब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वगैरह वो। उसके बाद वर्बल रीजनिंग, उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग, उसके बाद हमारे पास है सिचुएशनल जजमेंट, कोई सिचुएशन आपको दे दी। उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग, सिंपल वही यार लॉजिकल रीजनिंग, अलग अलग तरह के पैटर्न और सीक्वेंस है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है, जिसके अंदर जनरल नॉलेज आता है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कुछ और नीचे टॉपिक लिखे हैं वो देखो। इसने लिखा है, देखो, क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन वेरियस टॉपिक्स दैट असेस द कैंडिडेट ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स फिजिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया कि मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, तो केमिस्ट्री तो नहीं होता, पर लेकिन देखो क्या चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये आपके पास होता है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, जो कि मैथमेटिक्स का ही पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, उसके बाद एस्थेटिक सेंसिटिविटी, उसके बाद कलर थ्योरी, उसके बाद लेटरल थिंकिंग, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद विजुअल परसेप्शन, कॉग्निशन, ग्राफिक्स, इमेजिनरी बिल्डिंग कंपोनेंट्स, बिल्डिंग टेक्निक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, नॉलेज ऑफ मटेरियल। उसके बाद लास्ट में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी इसके ऊपर चल रही है। तो यार यहाँ पर एक्सेट्रा 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 करके बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यार देखो, चीजें बहुत सारी पर लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है, इनको सुनकर इनको देखकर डरना नहीं है। टॉपिक छोटे छोटे बहुत सारे, पर लेकिन सब टॉपिक ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक है मानता हूँ, पर लेकिन ईजी है, बात कर लेंगे, टेंशन नहीं है। डिटेल में बात भी करेंगे आगे आने वीडियोस के अंदर। वैसे आप लोगों ने अब तक इसके ऊपर तैयारी स्टार्ट भी कर दी होगी और बहुत सारे हो सकता है सिलेबस कंप्लीट भी हो गया हो, तो करेंगे अपन बात, टेंशन नहीं, आगे बढ़ते एक बार के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीडियो का, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, कि भैया क्या इस बार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, वो बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। पहले लिखा है, देखो नाटा का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो टाइप से डिफाइन होती है। पहली कौन सी, वो देखो, पहली जो है वो है टेकिंग नाटा 2022। नाटा एग्जाम में बैठने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और 10+3 डिप्लोमा विद मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट कैन स्टडी नाटा। इसने सिंपली लिखा है कि आपके पास क्लास 12 के अंदर क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होनी चाहिए, क्लास 12 या फिर 10+2 जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर पीसीएम सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। या फिर अगर आप 10+3 डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो आपके पास मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए नाटा एग्जाम में अपीयर होने के लिए। ध्यान देना, ओनली इतना ही है बस क्राइटेरिया, नाटा एग्जाम में अपीयर होने के लिए इतना ही क्राइटेरिया है, ओनली आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। यहाँ पर मैंने परसेंटेज की बात नहीं की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ परसेंटेज की बात अभी तक नहीं आई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है उसके बाद इसने बोला है कि कैंडिडेट्स में नोट दैट नाटा 2022 इज अ क्वालिफायर फॉर एडमिशन फॉर बीआर्क program offered by university institution country subject to fulfillment of eligibility criteria as prescribed by the council। उसके बाद बोला कि eligibility criteria और outline in clause 5.2 of this brochure। इसने बोला कि नीचे 5.2 के अंदर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, बड़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन में लिखा है। थोड़ा नीचे वाला पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इसने लिखा है कि क्वालिफाइंग इन नाटा 2022, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीडियो की, qualifying NATA 2022 does not constitute a right guarantee in favor of candidate for admission to any architecture course unless the candidate has fulfilled all the prescribed requirement as specified by respective competitive authority in compliance with the eligibility। जो भी चीज है, सिंपल बोलने का मतलब यह जो लास्ट ईयर भी था सेम चीज है कि यहाँ पर बहुत बड़ी चीज आती है कि नाटा को क्वालिफाई करना ही हमारे लिए पक्का नहीं होगा कि हमको एडमिशन मिल जाएगा बीआर के अंदर। ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि लेट्स से अगर मान लो कि 200 मार्क्स का पेपर है, 200 के अंदर से 70 मार्क्स पासिंग है, तो अगर आप 70-75 लेकर आ गए तो जरूरी नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाटा को पास करना ही बहुत नहीं होता एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको अच्छे कॉलेज जाना है, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस कॉलेज की अलग से रिक्वायरमेंट होगी, उसको भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी ना, अगर आप वहां पे एडमिशन लेना चाहते हो तो। लेट्स अगर मेरा कोई कॉलेज है, मैंने कोई आर्किटेक्चर कॉलेज खोल रखा है, आपके पास नाटा, मेरे पास कोई बंदे है जिसका एक ने नाटा को क्वालिफाई किया है और एक ने नाटा के अंदर अच्छा खासा टॉप किया है, तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं नाटा को 150 वालों को ही मेरे अंदर लूंगा एडमिशन, या फिर मुझे 12th के अंदर पर्टिकुलर 75-80% चाहिए होंगे, या फिर मुझे 65% या 55% चाहिए होंगे, मेरी रिक्वायरमेंट है। पर लेकिन किसी के 45% ही है,
तो ये डिपेंड मेरे ऊपर करेगा, भले उसने नाटक क्वालिफाई कर लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी वाली रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए तब मैं मेरे कॉलेज में लूंगा। तो ये बोलना चाहता है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आपके पास नाटक क्वालिफाई, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार हमको टारगेट हमेशा अच्छा वाला लेकर चला और अच्छे के लिए ट्राई करना, ठीक है। क्लियर नाटक तो बहुत कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे नाटक क्लियर कर लेते हैं, पर लेकिन अच्छे कॉलेज में वही जा पाते हैं जो कि नाटक के अंदर अच्छा स्कोर कर पाते हैं, साथ साथ के अंदर क्लास 12 बोर्ड के अंदर भी, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी चीज आती है, देखो ये तो सबसे बड़ी चीज। एक को जो सेकंड यहाँ पर वो देखो 5.2 क्लॉज में लिखा है, वो देखो एडमिशन टू फर्स्ट ईयर बीआर प्रोग्राम। अब जब हम नाटक तो हमने एग्जाम दे दिया भैया, ठीक है, रिजल्ट भी आ गया। अब जब अपन काउंसलिंग में बैठेंगे, काउंसलिंग मतलब एडमिशन जो प्रोसेस में बैठेंगे, तो उस एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेने के लिए हमको मिनिमम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने क्या बोल रखा है कि आपको इसके अंदर ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन जो आए थे 2020 के अंदर, इसके अकॉर्डिंग नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू आर्किटेक्चर कोर्स अनलेस ही हैड पास द एग्जामिनेशन ऑफ एंड ऑफ 10+2 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50%। यहाँ पर एक चीज आती है, सेकंड नंबर जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो पहले कौन सा आया था कि नाटक एग्जाम में बैठने के लिए हमको ओनली पीसीएम होना कंपलसरी है, पर लेकिन अगर हमको यहाँ पर 10+2 फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेना है तो हमको एटलीस्ट 50% तो मिनिमम हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो हमको मिनिमम 50% स्कोर करना होगा कहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। अब उसके बाद डिपेंड करेगा कि कॉलेज वाइज, जैसे अभी अपन ने बात की कि किसी कॉलेज को हो सकता है 50% से ज्यादा हो, वैसे जनरली बात करते हैं मेनली तो हर एक कॉलेज की 50% ही मिनिमम होती है, ठीक है। बहुत कम की सिर्फ 60, 70, 75% होती है, बहुत कम की होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अच्छा यहाँ पर इसने दो चीज बोली है, आपके पास क्लास 12 के अंदर टोटल मिलाकर तो 50% होना चाहिए, पर लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों के एग्रीगेट भी 50% होना चाहिए मिनिमम। ध्यान से सुनेंगे, बहुत टोटल 50% होना चाहिए क्लास 12 में, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों के एग्रीगेट मिलाकर भी 50% होना कंपलसरी है, तब जाकर आपको मिनिमम यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। उसके बाद अगर आप 10+ डिप्लोमा लेवल के हो तो डिप्लोमा के अंदर आप जो भी आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके कुल मिलाकर 50% यहाँ पर एग्रीगेट होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर हो गया हो, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पर एक और चीज लिखी है नीचे डार्क लाइन में, वो क्या है, कैंडिडेट में नॉट दैट नो डायरेक्ट लेटर एडमिशन इज अलाउड इन एनी स्टेज सेमेस्टर ऑफ बीआर। जैसे हम जानते हैं यार, जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, बीटेक की, तो बीटेक के अंदर क्या होता है, अगर कोई डिप्लोमा वाला स्टूडेंट आता है तो उसको सेकंड ईयर से लेटर एडमिशन दिया जाता है, सेकंड ईयर से उसको एडमिशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। तो सेकंड ईयर वाली जो लेटरल एंट्री होती है वो बीआर के अंदर नहीं होती है, आपको बीआर के अंदर फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ता है। तो ये तो थोड़ा गलत है यार, क्योंकि यार ऑलरेडी बंदा 3 साल तो पढ़कर आया है, फिर आप 5 साल की डिग्री के अंदर उसको फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहे हो, तो बंदा कितना 8 साल हो जाता है, ठीक है। तो कम से कम उसको सेकंड ईयर से तो बिठाओ यार। तो यार ये तो थोड़ा गलत है, इसके थोड़ा करना चाहिए यार इसको, ठीक है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं यार नेक्स्ट हमारे पास वो है रिजर्वेशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। थोड़ी रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसने क्या लिखा है नाटा ने, इसने क्लियर किया है कि रिजर्वेशन एज वेल एज रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स प्रीरोगेटिव ऑफ द एडमिशन काउंसलिंग अथॉरिटी एंड डज नॉट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस एग्जामिनेशन। इसने ये लिखा है कुल मिलाकर ये रिजर्वेशन का काम है ना, ये रिजर्वेशन इसने बोला है कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम देने के लिए आपको कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, आप कोई सी भी कैटेगरी को एग्जाम दे सकते हो, सबको इक्वल माना जाएगा नाटक एग्जाम में। पर लेकिन जब हम एडमिशन लेने जाएंगे, जब हम एडमिशन के लिए अलग अलग तरह की स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और हर एक गवर्नमेंट का अलग अलग तरह का, हर एक एडमिशन काउंसलिंग का अलग अलग तरह का क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन का। वो यहाँ पर फिक्स नहीं है, वो काउंसिल फिक्स नहीं करती, वो एडमिशन वाले फिक्स करेंगे कि कौन से रिजर्वेशन वाले को कितने नंबर ऑफ सीट्स देनी है, ठीक है। तो वो बोला कि हमारे ऊपर नहीं है, ये बोल रहा है कौन, नाटा बोल रहा है, हमारा काम है एग्जाम कंडक्ट कराना, बस बात खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, उसके अलावा यार ये तो बात क्लियर होगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अंदर की चीजें यार ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्प डेस्क के बारे में। लिखा है कि यहाँ पर बात करते हैं कि ईमेल आईडी आपको दे रखी है कि नाटक अगर कोई दिक्कत हो तो आप ईमेल कर सकते हो इस पे nata.helpdesk2022@gmail.com। उसके बाद आपको बोला है कि आप हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं, इस पे कॉल कर सकते हो। तो क्या होता है जब ये नाटक रिजल्ट आता है ना, तो 3 से 4 दिन में नहीं आता, हो सकता है वो 8 से 10 दिन कभी कभी लेट हो जाता है, तो उस समय बहुत सारे फोन कॉल करके पूछते हैं, तो तब ये चीजें काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, वो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है वो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हुआ, अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर कुल मिलाकर इसने बोला है कि हम जानते हैं कुल मिलाकर नाटक 3 टेस्ट में हो रहा है, मतलब टेस्ट नंबर फर्स्ट जो 12 जून, सेकंड जो 3 जुलाई और सेकंड वाला 3 जुलाई को है, और थर्ड वाला जो 24 जुलाई को है। उसने बोला है कि अपीयरिंग सेकंड और थर्ड टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी इन प्योरली बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेंट्स। सिंपल यार, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया अगर मैं सेकंड और थर्ड टेस्ट के अंदर अपीयर नहीं होना चाहती हूँ या नहीं होना चाहता हूँ, या मैं ओनली फर्स्ट टेस्ट के अंदर अपीयर होना चाहता हूँ, या फिर आप भले फर्स्ट या सेकंड थर्ड किसी भी एक के अंदर अपीयर होना चाहते हो, तो यार प्योरली आपका डिसीजन है, यहाँ पर नाटक कुछ नहीं बोल सकता और आपके ऊपर है। आप एक के अंदर चाहो तो एक के अंदर अपीयर हो सकते हो, 2 में चाहो तो 2 में हो सकते हो, 3 में चाहो तो 3 में हो सकते हो, सिंपल आपका डिसीजन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप कितने भी अपीयर हो सकते हो, ठीक है। हाँ, बस रिजल्ट का जो क्या क्राइटेरिया बनेगा वो हमको पता चली गया होगा, ठीक है, वो भी आगे वापस आएगा। उसके बाद इसने बोला है
कि आपको उस तरफ से आप जो नाटा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हो और आप कितने भी के लिए फिल कर सकते हो, एक के लिए तो एक के लिए फिल कर सकते हो, दो के लिए दो के लिए, तीन के लिए तीन के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए आप फिल कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप फीस पे कर सकते हो। फीस कितनी पे करनी वो भी अभी आगे आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन इज फिल्ड अप टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल्ड होगी, नाटा के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर होगी, ठीक है। उसका इसने बोला है यहाँ पर कि कुछ यहाँ पर चीजें दे रखी, क्या क्या इनको ध्यान रखना होगा चीजें, ठीक है। उसका इसने बोला कि एप्लीकेशन फॉर्म इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड जो 3 स्टेप। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको 3 स्टेप में फिल करना होगा। पहला स्टेप होता है वो होगा हमारे पास क्या, वो होता है पर्सनल डिटेल, जिसके अंदर हमको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। नेक्स्ट होता है वो होता है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के बारे में, और थर्ड जो होता है वो होता है फीस पेमेंट के बारे में। 3 स्टेप होती है, ठीक है। अगर आपको नाटा के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है कि भाई हमको डिटेल में समझना है कि कौन सी स्टेप में क्या करना है और कितने नंबर ऑफ लेटर लिखने हैं, ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेगी, किसने लिखा है देखो, प्लीज सी अपेंडिक्स नंबर 4 फॉर डिटेल गाइडलाइन ऑन द फील्ड टू बी एंटर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको नीचे जाओगे ना तो इस नीचे आपको अपेंडिक्स नंबर 4 दे रखा है, वहां पर आपको हर एक चीज डिटेल में लिख रखी है। तो एक काम करते हैं, नीचे चलकर चेक कर लेते हैं अपेंडिक्स नंबर 4 के अंदर किसने क्या दे रखा है, ठीक है। तो आप चलते नीचे अपन थोड़ा सा, तो मैं आता हूँ नीचे यहाँ पर, तो देखो ये रहा, ये देखो अपेंडिक्स नंबर 4 गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये देखो इसने पूरी गाइडलाइन दे रखी है, हर एक चीज गाइडलाइन दे रखी है इसने। देखो स्टार्टिंग से देकर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर पहला कैंडिडेट का फुल नाम, उसके अंदर कैंडिडेट का नाम करने के लिए आपको मैक्सिमम 46 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद एज पर लिविंग स्कूल रिकॉर्ड, जो स्कूल रिकॉर्ड में था वो वाला नाम होना चाहिए। उसके बाद डोंट यूज प्रीफिक्स, अलग अलग तरह के प्रीफिक्स यूज नहीं करने, श्रीमती श्रीमान, ठीक है, मिसेज मिस्टर ये सब नहीं लगाने। हर चीज इसने डिटेल में बता रखी है कि नाम कैसे फिल करना है आपको, जो जेंडर कैटेगरी डिसेबिलिटी ये सब चीजें। बस ये सब चीज क्या करना है आपको, आपका एक विंडो के अंदर आपको फॉर्म खोलना है और एक विंडो के अंदर आपको ये वाला अपेंडिक्स नंबर 4 खोल लेना है। उसके बाद इसको पढ़ते जाना है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जाना है। बस इसको देखते जाओगे और फिल करते जाओगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा है, हर एक चीज डिटेल में, कि आपको डिटेल ऑफ क्लास 10th क्लास 12 की डिटेल के अंदर क्या क्या आपको फिल करना है, क्या क्या मांग रहा है, इसके अंदर सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। देखो हर एक चीज लाइन से लिखी हुई, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ तक लिखा है पूरा, ठीक है। उसका सब कुछ आप फिल कर लोगे तो आपको यहाँ तक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते फिर से हमारी वहां पर जहाँ पर हम पहले थे ना, यस। तो अब हम बात करते हैं वापस यार फिर से कि कैंडिडेट नीड्स टू फिल फर्स्ट पार्ट एप्लीकेशन डिटेल देयरफॉर डायरेक्टेड टू डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ये सब कुछ लिखा है जो हम बात कर चुके हैं। उसके बाद देखो इसने एक चीज लिखी है कि मस्ट टेक प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन पेज, कि आप जो भी फॉर्म फिल करोगे उसका कंफर्मेशन पेज जो होगा लास्ट में उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना। और उसने लिखा है कि देयर इज नो नीड टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट, आपको कोई पोस्ट या उसको कोई किसी डॉक्यूमेंट को इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं है, उसको प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेना बस, ठीक है। फिर जब वो एडमिशन करने जाएंगे तब हमारे पास काम आएगा, ठीक है ना। तो एज ए प्रूफ के लिए हमको रख लेना है, ठीक है। फिर इसने एक और फिर से लाया कि फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर से कुछ डिटेल में स्टेप बता रही कि जो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसने बोला कि रेफर नंबर अपेंडिक्स नंबर 4 सेम बोल रहा है कि अपेंडिक्स नंबर 4 के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है जो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इसने लिखा है कि नंबर और हमको नेम वेम कैसे लिखना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, सब कुछ लिखा है, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको यूनिक पासवर्ड सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना होगा चीज़ों का, और सब कुछ लिखा है कि क्या क्या स्कैन डॉक्यूमेंट हमको फिल करने हैं, या छोटी मोटी चीजें सब कुछ लिखी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वो लिखा इमेज अपलोडिंग के बारे में किया, जो आप इमेज अपलोडिंग करोगे तो आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर अपलोड करना होगा। उसका इसने लिखा है कि देखो साइज क्या होगी फोटोग्राफ और सिग्नेचर की साइज मिनिमम 4 की भी होगी और मैक्सिमम 100 KB तक आप जा सकते हो। तो ये सब चीजें हमको ध्यान देके ही उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने बैठना है, ठीक है। क्योंकि हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने बैठते हैं फिर उसके बाद इन सब चीजों को देखते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। पहले सब चीज आप देख लो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी डिटेल की, भैया फीस कितनी है वो बात कर लेते हैं। देखो फीस जब हम बात करते हैं तो अगर आप डिपेंड करेगा, मैंने बात की जैसे कि हम कितने भी टेस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। अगर हम 8 टेस्ट के लिए फिल करते हैं तो हमारे पास जो होगा वो जो फीस लगेगी वो होगी जनरल ओबीसी के लिए मेल 2000 और फीमेल के लिए 1500। उसके बाद सेम SC ST का अगर आप हो तो मेल 1500 और फीमेल 1500, थोड़ा सा आपको 500 रुपये कम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम यहाँ पर फीमेल अगर आप 2 टेस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हो एक साथ तो 2 के लिए आपको सेम 4000 3000 3000 3000 एग्जाम आपको लगेंगे। और अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर का अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसके लिए 1500 फर्स्ट टेस्ट के लिए, सेकंड टेस्ट के लिए 3000, इस टाइप से करके। और अगर तीनों टेस्ट दे रहे हो एक साथ तो यहाँ पर तीनों टेस्ट के अगर आप दोगे तो आपको कुल मिलाकर 600 रुपीज़ का फायदा मिलेगा, 600 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल आपको 5400 रुपीज़ देने कुल मिलाकर 3 टेस्ट के लिए, तो 600 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको कम वो नहीं देखना है, हमको ये देखना है कितने टेस्ट हमको देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसने लिखा है कि आउटसाइड इंडिया अगर कोई ऐसा है जो आउटसाइड इंडिया वाला इस वीडियो को देख रहा है तो उसको कितने रुपए देना है फॉर्म फिल करने के लिए देना है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये देना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं है, आउट ऑफ इंडिया के लिए अपने लिए बराबर है, ठीक है।
तो उसको एक टेस्ट के लिए देने 10,000 रुपये, 2 टेस्ट के लिए 20,000 रुपये और 3 टेस्ट के लिए 27,000 रुपये, 27,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जीएसटी जो भी लगेगी वो एप्लीकेबल होगी, आपके आप बता दी जाएगी, फॉर्म फिल करोगे तब जीएसटी सब इंक्लूड कर दी जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ सब कुछ। उसके बाद इसने फिर से डिटेल में लिखा है कि आपको पेमेंट किससे करना है, वो सब चीज़ बारे में लिखा है। हम चलते हैं आगे, हमारी काम के पेज के ऊपर आते हैं। कन्फर्मेशन ये लिखा है कि इसने कन्फर्मेशन पेज जो होगा लास्ट में आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के प्रूफ के लिए रख लेना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि डिस्क्रिप्शन एंड करेक्शन, देखो इसने एक और चीज़ लिखी है यहाँ पर, द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू फिल ऑल द डिटेल्स करेक्टली, चेक प्रूफ एप्लीकेशन बिफोर सबमिटिंग। इसने बोला है सिंपल, मैं हमेशा वो आपको बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने बैठोगे ना, अभी वीडियो को अच्छे से देखना, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, उसका करना एक दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दो, सुबह से लेकर शाम तक, और सुबह बैठो और सुबह से लेकर शाम तक आराम से हर एक चीज धीरे धीरे पढ़ो, डिटेल करना, और उसके बाद फॉर्म फिल करना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, पर फॉर्म फिल करना करेक्टली बहुत ज्यादा जरूरी है, इसने साफ क्लियरली बोला है। पर लेकिन इसने यहाँ पर एक चीज बोली है कि कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देयर पर्सनल डिटेल, आपको अपनी पर्सनल डिटेल को करेक्ट करने का एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, पर लेकिन हमको उसके भरोसे नहीं रहना है, हमको एक बार में ही अच्छे से करेक्टली फॉर्म को फिल करना है, इसलिए पहले ही सोच समझ के हर डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके अपने पास रख के उसके बाद फॉर्म फिल करने बैठना है। उस दिन पढ़ाई नहीं करनी है, फॉर्म फिल करना है बस। ठीक है ना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ाई के बराबर है। ठीक है, तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कौन सा, एडमिट कार्ड के बारे में, कि भाई इशू ऑफ एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड कब आपको देखने को मिलेगा। तो एडमिट कार्ड जब भी आएगा वो ऑफिशियल नोटिस के ऊपर आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, वो अपडेट मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तक आपको नहीं लिखा है कि आपको एडमिट कार्ड के अंदर सब इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आपको एग्जाम्स पहले डाउनलोड कर लेना है और आपको एग्जाम में साथ उसको लेकर जाना है, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं तो हमको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड आर नॉट मल्टीडेटेड डिस्टॉर्टेड, मतलब वही चीज़ आपको जो आप अपलोड कर रहे हो फोटोग्राफ और सिग्नेचर वो खराब नहीं होनी चाहिए, और हर चीज स्कैन करके अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो हर चीज को स्कैन करना है, पहले स्कैन, ऐसे नहीं कि मोबाइल से खींच कर उसके बाद अपलोड कर दी तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो स्कैन करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम अपलोड करेंगे चीज़ों को, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करती है, ये सब कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, जो कि यहाँ पर ज़्यादा इतनी नहीं है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आपको एग्जामिनेशन सेंटर एलोकेशन दिया जाएगा जो कि एडमिट कार्ड के अंदर आ जाएगा, क्या टाइम होगा, शिफ्ट होगा, सब कुछ एडमिट कार्ड में आ जाएगा। उसके बाद इसने बोला है कि देखो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के अंदर आपको डिक्लेरेशन, जब रिजल्ट आएगा तो रूल्स फॉर स्क्रूटिनी रिव्यू ऑफ आंसर पेपर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, ध्यान देना कि यार हर साल ऐसा होता है कि जब भी रिजल्ट आएगा ना, उससे पहले रिजल्ट से पहले आपको आंसर की निकलती है, तो नाटक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर खुद की ऑफिशियल आंसर की निकालेगा, कौन कौन से क्वेश्चन के करेक्ट आंसर थे। और उसके साथ साथ मेन चीज क्या होती है कि आपकी जो आंसर लगे, हम लोगों ने जो आंसर की हम एग्जाम में लगाएंगे, हमारे रेस्पॉन्स, हम जो आंसर फिल करेंगे वो वाला आंसर भी देगा, पर लेकिन उसको देखने के लिए हमको, हमारी वाली आंसर की को देखने के लिए हमको 3,000 रुपीज पे करने होंगे। जैसे लिखा है देखो, पोस्ट आंसर की एप्लीकेशन कैंडिडेट ऑप्ट टू व्यू हिज आंसर स्क्रिप्ट ऑन पेमेंट ऑफ 3,000 रुपीज ऑन ईच रिटन टेस्ट, एक टेस्ट के लिए आपको 3,000 रुपीज देने होंगे अपनी खुद की आंसर टेस्ट देने के लिए। मतलब कैसा जमाना आ गया यार, खुद की चीज को देखने के लिए ही पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जगह जगह पैसा लिया जा रहा है, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। मेरे हाथ में होता तो मैं सब कुछ फ्री कर देता। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर दिस प्रोसेस कैंडिडेट विल बी फिल एन ऑनलाइन फॉर्म, इसको आपको अपनी आंसर की को देखने के लिए आपको एक छोटा सा ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा और इसको 3,000 रुपीज पे करना होगा। उसके बाद आप अपनी आंसर की जो देख पाओगे विदिन 3 डेज के अंदर आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है स्कोर कार्ड फॉर्मेट, आपको जो स्कोर कार्ड, आपको जो रिजल्ट होगा वो स्कोर कार्ड की फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपने जितने भी अटेम्प्ट दिए हैं उसके अकॉर्ड सबके सब अटेम्प्ट के मार्क्स आपको एक साथ दिखाई देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट सबके सब मार्क्स आपको एक साथ दिखाई देंगे, इंडिविजुअल सेपरेट मार्क्स भी होंगे और एक साथ भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यार, यहाँ पर जो लिखा है वो चीज यहाँ पर लिखा है देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर नाटा 2022 70 मार्क्स आउट ऑफ 200, यहाँ पर लिखा है देखो छोटी सी लाइन में, ठीक है, पर हमको इसके ऊपर तरफ ध्यान नहीं देना है, हमको मार्क्स हमारा टारगेट 170 180 लेकर चलना है। ठीक है, 70 80 के अंदर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, इसलिए आपको पहले से ही एक बता रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम भी सेम यही हुआ था, 70 80 वालों को फिर कोई कॉलेज मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यार किसकी वैलिडिटी ऑफ स्कोर, पीछे बोला कि नाटा 2022 जो एग्जाम है ना उसका स्कोर कहाँ तक वैलिड रहता है। तो ध्यान रखना, नाटा का जो एग्जाम होता है वो एकेडमिक सेशन इस साल 2022 2023 के लिए ही वैलिड है। इस साल तक ही आप अपने नाटा स्कोर कार्ड को यूज कर सकते हो, अगले साल नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैंने पिछले साल एग्जाम दिया था तो क्या मैं इस साल फिर से उससे एडमिशन ले सकता हूँ? नहीं, आपको फिर से नाटा एग्जाम देना होगा। सेम काम जेई मेंस के अंदर भी होता है, जेई के अंदर भी आपको इस साल वाला इस साल काम आएगा, इस साल वाला अगले साल काम नहीं आएगा। ठीक है, अगले साल आपको फिर से एग्जाम देना होगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं यार, उसने लिखा है 10 11 जो देखो इंटरप्रिटेशन है लीगल जुरिडिक्शन की, यहाँ पर कुछ भी तरह की
कानूनी सहायता होती है, तो कानूनी सहायता के अंदर जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो नाटा का होगा, कोई भी चीज़ होती है तो ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है ठीक है। और सब कुछ जो कोर्ट्स वगैरह के बारे में जो भी चक्कर लगाना है वो सब नाटा का फाइनल होगा। कुल मिलाकर हमको इन चक्करों में नहीं पढ़ना है ठीक है, हमारा काम नहीं है। उसने लिखा है वेडिंग आउट रूल्स रिकॉर्ड ऑफ नाटक 22 एग्जामिनेशन वुड बी प्रिजर्व्ड ओनली 90 डेज। ने बोला कि जब नाटक रिजल्ट आ जाएगा ना फाइनल, तो उसके 90 डेज मतलब 3 महीने तक के अंदर अंदर वो नाटक स्कोर वैलिड रहता है, उसके बाद वैलिड नहीं रहेगा, तो उसके अंदर हमको एडमिशन लेना होगा ठीक है। कह रहा हो तो जब भी हमारी स्टेट काउंसलिंग होगी तो वो 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी ठीक है, टेंशन ना लो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। नाटक का जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, वो इसने बोला कि यार नाटक एग्जाम किस टाइप से होगा, वो हर एक चीज डिटेल में आपको अपेंडिक्स नंबर नीचे 1 और अपेंडिक्स नंबर 2 में लिखा है। ये देखो ये लिखा है, मतलब कुल मिलाकर आपको कब जाना है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर कब जाना है, तो इसने बोला कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर सुबह 9 बजे तक रिपोर्ट करनी है, वहाँ पहुंचना है। उसके बाद आपको 9:15 के ऊपर गेट खुल जाएगा फर्स्ट शिफ्ट का, सेशन नंबर 1 का। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा 9:45 तक। उसके बाद 10 AM तक आपका गेट बंद हो जाएगा और 10 AM को ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला एग्जामिनेशन 10 से लेकर 1 बजे तक चलेगा। सिंपल वो छोटी मोटी चीज़ें हैं ठीक है। उसका छोटी चीज़ बोली देखो यहाँ पर कि लेट एंट्री ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 10:15 AM। इसने बोला कि अगर आप भगवान न करे आप लोग लेट हो जाओ, पर लेकिन अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको लास्ट 15 मिनट के अंदर अंदर आपको अंदर ले लिया जाएगा। अगर आप 15 मिनट लेट हो तो, अगर 15 मिनट के बाद आते हो तो आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, इसने बोला ठीक है। क्या हम तो लेट होने वाले नहीं, हमको पहले 1-2 घंटे पहले पहुंच जाना है ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते वो लिखा है कि इसने कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग विद देम। जो है ये वो चीजें हैं जो हमारे एग्जाम टाइम के काम में आएगी, काम करते हैं। अभी ऊपर डिटेल में वीडियो बना देंगे कि आपको एग्जाम में क्या क्या साथ में लेके जाना है ठीक है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग विद देम, क्या क्या आपको एग्जाम में कैरी करना है, इसके ऊपर हम अलग से डिटेल में वीडियो बना देंगे जब एग्जाम से पहले ठीक है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, फालतू वीडियो लंबी हो जाएगी ना। तो बस अभी तक के लिए इतना ही यार, बाकी सब कुछ डूज एंड डोंट्स आपको लिखा है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको लिखी। एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे अपेंडिक्स 4 नंबर आपको दे रखा है, डिटेल में पढ़ते जाएंगे और फॉर्म फिल करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ यार खत्म करते इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी चीज देखी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो और वीडियो को फिर से आप देखो ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ब्रोशर आपके पास है ही, उसको ढंग से रीड करो पढ़ो। कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आगे पूछ लेना वहाँ पर ठीक है, कमेंट करके। थोड़ा टाइम लगेगा रिप्लाई करने में, तो ऊपर लेकर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, मैं कर दूंगा ठीक है। पर उसके अलावा थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। उसके बाद नीचे कमेंट करो आप, कोई भी डाउट हो। और हाँ, सिलेबस के ऊपर पहले वीडियो लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। और बाकी तो बस खत्म करते वीडियो को, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखो, गुड बाय। और हाँ, इस बार आग लगानी है जाते जाते एक और चीज आप हमेशा की तरह बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर ऑफ नाटा 2022। यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर ठीक है। अगले टॉपर तुम, इतिहास तुम रचोगे, इतिहास तुम लोग बनाओगे ठीक है। बस अपने ऊपर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, पूरी तरह से मेहनत करते रहो, क्योंकि टाइम है हमारे पास, सब कुछ है, रिसोर्सेज है, टाइम है, सब कुछ है, एनर्जी भी है, तो किसी चीज की कमी नहीं है ठीक है। तो उस कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन रखो और मेहनत करते रहो ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, गुड बाय, टाटा।